हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसमें हमने आपको 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपको वो 4 वीडियो जो मैंने पहले दी है उसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी 1857 की क्रांति के बारे में, और 1857 की क्रांति का मैंने एक कारण बताया था उस वीडियो के लास्ट में कि यहाँ पे एकता नहीं थी, जिसका परिणाम हम असफल हो जाते हैं। 1857 की क्रांति में हम हार जाते हैं, भारत हार जाता है उस लड़ाई में, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी। लोग धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए थे। तो क्या होता है, जब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ धार्मिक और जाति एकता नहीं है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार होते हैं। असामाजिक और एवं धार्मिक सुधार कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो 1857 की क्रांति से पहले चले आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस क्रांति के बाद शुरू होते हैं। जब हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को समझना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे। इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सती प्रथा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब इनका विश्वास था कि सिर्फ एक ईश्वर होता है। ये डेविड हेयर जो कि एक डच थे, उनके साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और 1829 में इन्हीं के द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून लाया जाता है। कोई भी कानून अगर आता है तो जब तक उसको गवर्नर जनरल पास नहीं करेगा तब तक वो कानून बनता नहीं है। तो इनके समय में जो ये कानून पास करने वाले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ ये देखिएगा कि जो यहाँ पे सती प्रथा विरोधी कब लाए थे राजा राम मोहन रॉय, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो 1829 में ले आए थे। इन्हें भारतीय नवजागरण का पिता और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब जो भी सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक होंगे वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो अखबार का सहारा लेंगे, या तो पत्रिका का सहारा लेंगे, या अपनी कोई किताब को लॉन्च करेंगे। मतलब अपनी बात वो जनता तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचाते थे। इनकी जो किताब थी उसका नाम था संवाद कौमुदी, और इन्होंने एक मिरात उल अखबार लिखा। मिरात उल अखबार जो है ये पर्शियन फारसी भाषा में था। दूसरे नंबर पे नाम आता है हेनरी विवियन डोरोजियो का। ये एक आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय से यहाँ मतलब है कि जिसके माता या पिता में से एक ब्रिटिश और एक इंडिया भारत का हो, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो हेनरी विवियन डोरोजियो एक आंग्ल भारतीय थे। 1820 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? नारी शिक्षा और वुमेन इक्वलिटी, महिला समानता और नारी शिक्षा। 1820 के इनके यंग बंगाल आंदोलन पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरोजियो ने शुरू किया था। इसी आंदोलन में इन्होंने सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता की बात की थी, जो आज हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जितने भी हम राइट्स की बात करते हैं उसमें विचार की स्वतंत्रता की बात जब आती है तो इसी आंदोलन में इन्होंने विचार की स्वतंत्रता की बात की थी। इनको आधुनिक भारतीय सभ्यता के पिता बोला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तीसरे नंबर पे नाम आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। जिस प्रकार राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के लिए कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या होता है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है, और इसको पास करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। इनका जो अखबार था उसका नाम था सोम प्रकाश। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अखबार का नाम सोम प्रकाश था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 हेडक्वार्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह एक लोग और काम कर रहे थे विधवा पुनर्विवाह पे, उनका नाम था वीरेशलिंगम पंतलू। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो काम कर रहे थे उनका नाम था DK कर्वे। चौथे नंबर पर तो नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना होगा। इनके बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। 1893 में शिकागो USA में एक विश्व धर्म सम्मेलन होता है। वहाँ पे ये
प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं और भारतीय अध्यात्म का प्रचार करते हैं। ये 1893 में जो यूएसए होता है, शिकागो में यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहाँ विभिन्न देशों से लोग आए होते हैं और ये भारतीय अध्यात्म का यहाँ बहुत अच्छा दर्शन प्रस्तुत करते हैं उसमें, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं इसके 1893 में जो एक सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें स्वामी विवेकानंद के इस जो ये यहाँ पे लेक्चर भाषण देते हैं, इससे प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये एक यूएसए अमेरिका का एक अखबार होता है, उसने ये लिखा कि इस विचार के लोग जहाँ रहते हैं उस देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना सिर्फ मूर्खता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जो संस्था स्थापित की उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो कि उन्होंने 1987 में खोला था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आध्यात्मिक पिता इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को पूरे वर्ल्ड में आध्यात्मिक रूप से रिप्रेजेंट किया था कि भारत अध्यात्म में कितना आगे है, ये इन्होंने बताया था। इसलिए इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। ओके, अब हम यहाँ आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना की थी। जैसे कि हिंदुओं में उस टाइम बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई थी, उसी तरीके से मुस्लिमों में भी आ गई थी। तो इन्होंने मुस्लिमों की वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया, क्योंकि जब भी बात शिक्षा की आएगी तो शिक्षा से ही किसी भी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने मुस्लिमों की वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया। 1920 में इन्होंने जो ये स्कूल खोला था मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज का जो एएमयू आप देख रहे हैं, ये 1920 में इसी स्कूल मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का नाम बदलकर के ये रखा गया है। ओके, फिर 6 नंबर पे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र, बॉम्बे में की थी। इनका स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जिस प्रकार से सर सैयद अहमद खान भी आपने ऊपर देखा कि मुस्लिमों को वैज्ञानिक शिक्षा दिलाना चाहते थे, उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि अगर जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अगर लोग अपने मूल वेद की तरफ वापस चले जाएं तो ये सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की अवधारणा दी। स्वराज की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। इनकी विद्यालय श्रृंखला का नाम डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो आज डीएवी के नाम से हम जानते हैं जिस स्कूल को, वो इन्हीं के फॉलोअर्स, इन्हीं के शिष्यों ने बनवाया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो विद्यालय श्रृंखला है उसको। अब ये सब जो हमने नाम देखी, ये समाज सुधारक थे। ये किस लिए काम कर रहे थे? लड़कियों की शिक्षा के लिए और सती प्रथा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, बाल विवाह के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। ये सब सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे। अब जो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं वो जाति व्यवस्था सुधारक थे। जाति व्यवस्था सुधारक में महाराष्ट्र में पहले हम 3-4 लोगों के नाम देखेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन काम कर रहा था? तो महाराष्ट्र में पहले नंबर पे ज्योतिराव फूले काम कर रहे थे। उनको लोग ज्योतिबा बोलते थे। उनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, जो 1873 में लिखी गई थी, और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ये जो मैंने आपको यहाँ ये PDF दिया है, ये आप एक बार डाउनलोड करिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये एकदम मेन पॉइंट है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम यहीं से उठा के टू द पॉइंट। प्रार्थना, दूसरा जो होता है प्रार्थना समाज होता है। इसके जो फाउंडर होते हैं महादेव गोविंद रानाडे होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के साथ कई और लोग रहते हैं, लेकिन इनका नाम फ्रंट लाइन में लिया जाता है। महाराष्ट्र में समाज सुधारकों का प्रणेता किसको बोला जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। तीसरे नंबर पे आते हैं परमहंस मंडली। ये भी महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी जाति व्यवस्था सुधार के लिए। चौथे नंबर पे गोपाल हरि देशमुख आते हैं। इनको लोक हितवादी की उपाधि दी जाती है। देखिए, हम इनके बारे में ज़्यादा, इन लोगों के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको इतना ही जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप इन लोगों के बारे में याद कर लेंगे तो वो इनफ होगा। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक हितवादी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लोक हितवादी की उपाधि गोपाल हरि देशमुख को दी गई थी। मध्य भारत में, अब जिस तरह महाराष्ट्र में था उसी तरह मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके की जो फ्रंट लाइन में थे वो थे गुरु घासीदास।
केरल में श्री नारायण गुरु जो थे वो एक जाति थी एझावा, उसके उत्थान के लिए वो कार्य कर रहे थे। जैसे यहाँ पे शूद्रों के उत्थान के लिए काम चल रहा था, वैसे ही केरल में एझावा नाम की एक जाति थी, उसके उत्थान के लिए काम चल रहा था, जिसको श्री गुरु नारायण गुरु उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो स्लोगन दिया, वन गॉड वन कास्ट एंड वन रिलीजन का। दूसरे नंबर पे नाम आता है E.V. रामास्वामी नायकर। पेरियार, इनको पेरियार साधु की उपाधि, पेरियार मतलब होता है साधु, इनको पेरियार की उपाधि दी गई थी। पेरियार नेशनल पार्क आपने सुना होगा केरल में, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। स्वाभिमान आंदोलन, इन्होंने शूद्रों के लिए स्वाभिमान आंदोलन चलाया था और इन्होंने आर्यों की सर्वोच्चता के दावे का विरोध किया था। इनका मानना यह था कि आर्य सर्वोच्च नहीं थे, उन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की है यहाँ जबरदस्ती, और इसी कारण उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया शूद्रों के लिए। इनका मानना ये था कि रामायण और महाभारत में जो महिलाओं की स्थिति खराब दिखाई गई है वो सब गलत है, इसीलिए इन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी तमिल भाषा में। अब भीमराव अंबेडकर आते हैं। जाति व्यवस्था सुधारक का नाम आएगा तो उसमें नाम आता है भीमराव अंबेडकर का। ये तो आपको पता ही होगा कितना काम किए हैं शूद्रों के लिए। इनकी जो संस्था थी उसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का आंदोलन भी चलाया और एक किताब भी लिखी थी। 1927 से 35 में लेकर के पहले मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी शूद्रों को, लेकिन उसके बाद इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया 1927 से 35 के बीच में। ये पूरी जिंदगी अपने शूद्रों की उत्थान के लिए लड़ते रहे और हिंदू जाति में रहे, और लेकिन जब इनके खुद का आखिरी क्षण आया तो इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। अब ये तो हमने देखा पहला समाज सुधारक, दूसरा जाति व्यवस्था सुधारक। अब कुछ महिला सुधारक भी थी। महिला सुधारक में पहला नाम है पंडिता रमाबाई का। इनको पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये संस्कृत की विद्वान थी। पुणा में इन्होंने विधवा आश्रम बनवाया था। इनकी जो किताब थी उसका नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन अपर कास्ट। दूसरे नंबर पे आते हैं ताराबाई सिंधे। ताराबाई सिंधे जो थी, उनकी किताब का नाम स्त्री पुरुष तुलना था और जिसका विषय था विधवाओं की स्थिति। तीसरे नंबर पे नाम आता है रुकैया बेगम हुसैन का, जो कि पटना और कलकत्ता मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाया, और उनकी कहानी का नाम था सुल्ताना का स्वप्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ आईं, किस ध्येय से यहाँ आई, व्यापार के ध्येय से आई थी, और फिर उन्होंने अपनी अलग अलग फैक्ट्री कहाँ पे पहले खोली। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर करती है युद्ध करके, और फिर उसके बाद अपने आप को यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दिलवाती फर्रुख सैयद से। अब जब हमने पिछली वीडियो में जैसा देखा था कि औरंगजेब बहुत ही मजबूत शासक था, उसके बाद जब ये मुगलों का थोड़ा पावर वीक होने लगा, और जब मुगलों का पावर थोड़ा वीक होने लगा तो कई सारे फ्री स्टेट्स बन गए इंडिया में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। कई सारे फ्री स्टेट्स देखे थे और उन फ्री स्टेट्स के कौन कौन फाउंडर थे ये देखा था। अब इस टाइम में तीन जो वो थे फ्री स्टेट्स थे, उसमें बंगाल, मैसूर और मराठा, ये तीन बड़ी पावर थी। अगर इन तीन बड़ी पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इन पर अपना अधिकार अगर कर लेती तो फिर भारत को कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता। तो इसके लिए अब ये युद्ध करेंगे बंगाल से, मैसूर से और मराठा से। बाकी सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनके लिए पॉलिसी लाएंगे और फिर उनको गुलाम बनाएंगे। तो हम यहाँ पहले देखेंगे आंग्ल बंगाल रिलेशन क्या था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसके फाउंडर थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद दो और मतलब ताकतवर उसमें वो हुए किंग हुए, एक थे अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ जो लीड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध का कारण क्या होता है कि व्यापार का जो अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो उसका दुरुपयोग वो लोग कर रहे थे और फैक्ट्री की किलेबंदी कर रहे थे। इससे खतरा हो रहा था यहाँ सिराजुद्दौला को कि कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना अधिकार न कर ले, इसलिए ये युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में। ये ईयर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ओके। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके टाइम में हुआ था? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के टाइम में हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार उनका कहना है कि जब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जब
युद्ध अटैक किया तो कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो भागकर एक कमरे में शरण ली, जिससे कि वो उनका दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे ब्रिटिशर्स की मौत हो गई। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कालकोठरी की त्रासदी किसके काल में हुई थी, तो ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। प्लासी का जो युद्ध था, इसमें जो सिराजुद्दौला की हार का जो कारण था वो मीर जाफर था, जो कि उसका सेनापति था। अब इसका सेनापति कैसे इसका युद्ध हार का कारण बना होगा? इसको अंग्रेजों ने लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें यहाँ का किंग डिक्लेयर कर देंगे, और यही होता है। वो वहाँ पे हार जाते हैं जब सिराजुद्दौला, तो इसको मीर जाफर को फिर गद्दी मिल जाती है। अब क्या होगा, मीर जाफर जब तक अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अंग्रेजों के खिलाफ जाना शुरू करेगा तो उसको हटा करके उसी के दामाद मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ का किंग डिक्लेयर करेगी। अब जब यही हाल फिर मीर कासिम के साथ भी होता है। मीर कासिम भी जब तक ये अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाएगा, उनका साथ देगा, तब तक तो उनके लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन जब ये अपना कुछ इस्टेब्लिश करना चाहेगा वहाँ पे, तो फिर ये इसका क्या होता है नतीजा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ये मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कराता है? हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में जो थे, मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम इन दोनों की मदद से इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा। अब यहाँ ये बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध ने जितना हमें नुकसान नहीं पहुँचाया उतना बक्सर के युद्ध ने पहुँचाया। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बक्सर के युद्ध के टाइम जो इसमें जो शामिल थे वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। जब ये बैटल ये जीत जाते हैं, ये युद्ध जब जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या करती है, मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार ले लेती है। दीवानी का अधिकार क्या होता है? टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार को हम क्या बोलते हैं? दीवानी का अधिकार। ये उनसे छीन लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और ऑब्वियसली जब ये दीवानी का अधिकार छीन लेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा हो जाएगा, और वहाँ पे 1765 में वहाँ पे द्वैत शासन स्टार्ट हो जाएगा। द्वैत शासन मतलब अब यहाँ पे मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का रूल चलेगा। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि दीवानी का अधिकार वहाँ से अंग्रेजों ने छीना, अब उनके पास वो एक थोड़ी पावर में आ गया, उनके पास पैसा आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आंग्ल मैसूर युद्ध। अब जब आंग्ल मैसूर युद्ध की हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फाउंडर जो थे वो हैदर अली थे। पहला मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। ये हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा जाता है। इसमें हैदर अली की जीत होती है और इस युद्ध का परिणाम मद्रास की संधि होती है। दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। ये भी हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉरेन हास्टिंग लीड कर रहे होते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है, और इस युद्ध के दौरान ही जो ये इनके फाउंडर थे हैदर अली, इनकी मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि होती है। टीपू इनका पुत्र था। फिर तीसरा मैसूर युद्ध होता है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में होता है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू जो था, इसने एक नीति अपनाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये फ्रेंच जो कि अंग्रेजों के दुश्मन थे, उनसे दोस्ती किया, और तो अब अंग्रेजों को यहाँ डर लगने लगा कि ये हमारे खिलाफ ना चले जाए, इसलिए इसका ही परिणाम ये युद्ध होता है जो 1790 से 1792 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। ये इसी युद्ध में टीपू के जो बच्चे होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंदी बना देती है। फिर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे टीपू रुकता नहीं है। फिर चौथा मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जो कि जिसको श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है, और ये टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें कि लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। याद रखिएगा, जो तीसरा मैसूर युद्ध होता है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म होता है, लेकिन चौथा मैसूर युद्ध जो होता है इसको श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है। चौथे युद्ध के बाद जब ये हार जाते हैं तो फिर मैसूर को वाडियार वंश को सौंप दिया जाता है। अब दो जो बड़ी पावर्स थी, एक बंगाल और दूसरा मैसूर, इसको तो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। अब तीसरा क्या बचा? मराठा। अब मराठों के, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि फाउंडर थे शिवाजी। ये अपने राज्य में अष्ट प्रधान रखते थे। अष्ट प्रधान का जो प्रधानमंत्री था उसे पेशवा कहा जाता था, और इसमें 3 जो होते हैं वो पेशवा
थोड़े मजबूत होते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ जिनका काल 1713 से 1720 था, फिर बाजीराव 1720 से 1740, फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। अब क्या होता है यहाँ पे, मराठा एक बहुत बड़ी पावर इंडिया में बड़ी पावर थी। अब ये अपने राज्य को फैलाने के लिए दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहते थे, और उसी टाइम अफगान भी दिल्ली को लूटने के लिए उस पर आक्रमण कर रहे थे। अब दोनों का इंटरेस्ट सेम हो गया, मराठाओं का भी और अफगानों का भी, दोनों दिल्ली के लिए लड़ेंगे। तो इसी का नतीजा होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है ये मराठों और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें कि मराठों की तरफ से बालाजी और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे बालाजी स्वयं उपस्थित नहीं थे, इनके जो सेनापति थे सदाशिव राव, उन्होंने ये युद्ध करवाया था। इसमें जो होती है मराठों की हार हो जाती है। अब क्या होता है, अब जब इस हार का जो फायदा, जब यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है मराठा साम्राज्य, इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं, और इसी का रिजल्ट होता है पहला एंग्लो मराठा युद्ध। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें मराठों की तरफ से माधवराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉरेन हास्टिंग थे। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है, इसमें बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली थे अंग्रेजों की तरफ से। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में लड़ा जाता है, इसमें बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग थे। अब इन 3 युद्धों के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति में आ जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ कैप्चर कर लेती है उसको, और उनका हेडक्वार्टर पुणे से बिठूर भेज दिया जाता है। और जो इनके पेशवा होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन दी जाने लगती है, और बाद में यही पेंशन बंद कर दी जाती है। यही आगे का परिणाम होता है 1857 में जो क्रांति होती है उसका परिणाम एक ये भी होता है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड था। मैं आपको यहाँ 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने पहले वीडियो में बात की थी यूरोपियों का भारत आगमन। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यूरोपीय भारत में कैसे आते हैं, कौन कौन सी पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, वो सब यहाँ पे कैसे कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आती है, अपने आप को शुल्क मुक्त कराती है। फिर दूसरी वीडियो में हमने ये देखा था कि 3 जो सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, बंगाल, मैसूर और मराठा, उनको अंग्रेज कैसे युद्ध करके कैप्चर करते हैं। अब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये तीनों तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे राज्य भी थे। अंग्रेज सबसे तो लड़ाई करेंगे नहीं, उनके लिए कुछ पॉलिसी ले आते हैं। पॉलिसी वो राजाओं के लिए भी लेके आते हैं, सैनिकों के लिए भी लेके आते हैं, और किसानों के लिए भी लेके आते हैं। इस पॉलिसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी। राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति और सैन्य नीति। पॉलिटिकल पॉलिसी में ज़्यादातर राजाओं को कैसे कैप्चर किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राजाओं के राज्य को कैसे कैप्चर किया गया। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सहायक संधि नीति। सहायक संधि नीति 1798 से 1805 के काल में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में आई थी। इसमें क्या था, सहायक संधि नीति के अंतर्गत अंग्रेजों का कहना था कि मान लीजिए अगर किसी 2 राज्य के बीच झगड़ा है और कोई एक राज्य उसमें अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता ले सकता था, लेकिन उसको बदले में क्या करना होगा, अपनी जो उसकी सैन्य शक्ति है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य शक्ति है उसका इस्तेमाल करेगा और बदले में कुछ पैसा देना होगा। अब जब राजा यहाँ पे अपनी सेना हटा देगा, पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। तो अब इससे क्या होंगे, राजा परेशान होंगे, या तो फिर वो लड़ाई करें अंग्रेज़ों से, या फिर अपना राज्य लड़ाई में हार करके उनको दे देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही हुआ। हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा ने इस नीति पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की ज़रूरत थी। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि इन सारे में हैदराबाद जो था वो सबसे पहला राज्य था जिसने इस नीति पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद अवध एवं पेशवा के आधे से अधिक राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले लिए गए, क्योंकि अवध और पेशवा एक बड़ी बहुत बड़ा साम्राज्य था उसमें उनका, लेकिन उन्होंने क्योंकि इस सहायक संधि नीति पर हस्ताक्षर किए थे, इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके आधे से अधिक राज्य ले लिए।
दूसरी पॉलिसी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेके आती है, सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति जैसे कि आपको यहाँ नाम ही से समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन वो सर्वोच्च अपने आप को तब तक साबित नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ मुगलों का शासन रहेगा। अब अपने आप को सर्वोच्च करने के लिए, वो सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए इंडिया के आसपास के जो जगह थी उस पर पहले वो युद्ध करते हैं। इसमें वो सबसे पहला युद्ध होता है आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है वो 1838 से 1842 के बीच में होता है। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। इस युद्ध का कारण क्या था, रसिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था। अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ये रसिया और भारत के बीच में अफ़गान पड़ता था। अंग्रेज़ों को कहीं ये डर था कि रसिया फैलते फैलते इसका प्रभाव कहीं भारत तक ना आ जाए और ये हमारी शक्ति को कमज़ोर कर दे। इसलिए ये पहले अफ़गान को जीत करके वहाँ अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। इसलिए आंग्ल अफ़गान युद्ध इसका परिणाम होता है, जो कि 1838 से 1842 के बीच में होता है। दूसरा 1843 में सिंध पर कब्जा कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे वो लॉर्ड एलनबरो थे। तीसरा आता है 1848 से 1849। इसमें पंजाब पर कब्जा किया। इसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। सिखों का अंतिम राजा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो ये दिलीप सिंह थे। तीसरी नीति क्या लेकर के आते हैं अंग्रेज, विलय की नीति या हड़प की नीति। विलय की नीति या हड़प की नीति 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल में आती है। इस नीति के अंतर्गत जो भी राजा जिनका खुद का कोई पुत्र नहीं है, गोद लिए हुआ पुत्र है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उसका लीगल मतलब कि वैध उत्तराधिकारी नहीं समझेगी और उनका जो राज्य होगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। देखिए, अब ये चीज़ तो राजाओं को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले भी लोग राजा जो थे वो पुत्रों को गोद लेते थे। बस करते क्या थे, मुग़ल बादशाह जो थे उनसे जाकर के वो ब्लेसिंग आशीर्वाद ले लेते थे और फिर अपना साम्राज्य आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब ये लॉर्ड डलहौजी यहाँ आता है तो वो क्या करता है, हड़प की नीति ले आता है, जिसके अंदर ये कहता है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है और उसका कोई गोद लिया हुआ पुत्र अगर उनके राज्य में है तो वो विलय हो जाएगा अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके अंतर्गत सतारा जो कि महाराष्ट्र में, संबलपुर जो उड़ीसा में, उदयपुर, नागपुर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, ये सारी विलय की नीति के अंतर्गत हड़प लिए गए राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये तो हुआ आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी मतलब राजनीतिक नीति। दूसरी आएगी आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी। जैसा कि आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पैसे से रिलेटेड होगा। अब पहला इसमें आता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो लाने वाले थे वो 1793 में आता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक टैक्स लगाया गया भूमि पर, भूमि कर लगाया गया। भूमि पर जो टैक्स लगाया गया उसमें क्या किया गया कि ये कर जो था इसमें 70 से 80% वसूली की जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों को ये डर था कि अंग्रेज अगर किसानों से डायरेक्ट कर वसूली करेंगे तो उनका गुस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्ट फूटेगा। इसलिए वो बिचौलियों का इसमें इस्तेमाल किए और यहाँ बिचौलियों के तौर पे ज़मींदारों को उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये आई कहाँ थी, ये 10 साल के लिए स्थायी बंदोबस्त बंगाल पर लागू हुआ था। इसमें भूमि पर कर देना होता था। अब बताइए, किसान जितना पैदा कर रहा है अगर उसका 70 से 80% वो अगर कर के रूप में अंग्रेज़ों को दे देता था तो उसके पास फिर बचेगा क्या। इससे किसानों की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जाएगी। आप देख रहे हैं उधर राजा तो परेशान है ही, फिर स्थायी बंदोबस्त के अंदर देख रहे हैं किसान भी परेशान है। दूसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त भी टैक्स से ही रिलेटेड है। इसमें महाल जो होता है ये एक इकाई होती थी महालवाड़ी बंदोबस्त की। महाल का मतलब होता है नंबर ऑफ विलेजेस, कितने संख्या में गाँव हैं। ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। ये यूपी और पंजाब पर लागू होता है। इसमें जो बिचौलिए होते हैं वो गाँव के प्रमुख को बनाया जाता है। वो यहाँ जो स्थायी बंदोबस्त मैंने इसके पहले आपको बताया, स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल में आया था, लेकिन जो दूसरा वाला महालवाड़ी बंदोबस्त है ये यूपी और पंजाब पर लागू किया गया था। तीसरा आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये 1820 में लागू होता है, जिसको टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ले आते हैं। यहाँ रैयत का मतलब किसान होता है। अब क्या होगा, जो ऊपर की दो हमने देखे नीतियाँ, ये स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ये तो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के हो रहा था। लेकिन जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये साउथ पार्ट में होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त साउथ पार्ट में होता है तो नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में साउथ इंडिया की जो भूमि है वो प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट उधर पड़ते हैं। इसका क्या होता है कि वहाँ पे ज़मींदार इनको अंग्रेज़ों को मिलते नहीं हैं, तो कर जो होता है वो सीधा का सीधा किसानों से वसूला जाता है। अब जब कर जो है सीधा किसानों से वसूला जाएगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि टैक्स को उनको कम करना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा उनका उन्हीं पे फूटेगा। और ये कहाँ लागू किया गया था, ये मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया था।
अब यही कारण होता है कि 1857 में जो क्रांति होती है उसमें नॉर्थ इंडिया के किसान ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रैयत साउथ इंडिया के जो पीजेंट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे मिलिट्री पॉलिसी, सैन्य शक्ति, सैन्य नीति। सैन्य नीति में क्या हुआ कि जैसा कि आपने देखा था कि सहायक संधि के अंतर्गत राजा अपनी मिलिट्री को हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री को शामिल कर ले रहा था। इससे क्या होती थी कि जो राजा की जो सेना होती थी वो बेरोजगार हो जाती थी। अब अगर सैनिक बेरोजगार होते थे तो उनके पास दो ही ऑप्शन बचता था। एक तो था कि या तो अपने गांव वापस लौट जाए और वहाँ खेती करें। आप देख ही रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त के लगा करके अंग्रेजों ने किसानों की हालत बर्बाद कर दी थी, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सैनिक वो शामिल हो जाएं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी तो सैन्य शक्ति है ही, ऊपर से अगर भारत की सैन्य शक्ति भी उसमें शामिल हो गई तो अगर आपके पास डिमांड से ज़्यादा आपको सप्लाई है तो क्या होगा, रेट कम हो जाता है। यहाँ पे सैनिकों की ज़रूरत होती थी नहीं, लेकिन सैनिक उससे ज़्यादा थे, तो क्या जाता था, उनको शामिल तो कर लिया जाता था सेना में, लेकिन उनको पैसे कम दिए जाते थे और काम ज़्यादा करवाया जाता था। इससे सैनिक परेशान होने लगे। दूसरा था कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो इनके साथ नस्लीय भेदभाव करते थे, रंग को लेकर के भेदभाव करते थे। तीसरा कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये हुआ कि 1856 में कारतूस आए। उसमें गाय व सुअर के से बनी ग्रीस का प्रयोग हुआ। इसमें क्या होता था कि जो कारतूस होता था उससे बारूद को अंदर भरा जाता था, गन पाउडर को अंदर भरा जाता था, तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था। अब यहाँ पे गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूसों का इस्तेमाल हुआ। यह अफवाह ऐसी फैली, और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में मुस्लिम और हिंदू सैनिक थे, इससे उन दोनों का धर्म भ्रष्ट हुआ और इसका परिणाम क्या होता है, बैरकपुर छावनी में वेस्ट, जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का एक सैनिक होता है मंगल पांडे, जो 34th रेजिमेंट का होता है। उसने अपने इसी कारण सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है क्योंकि वो गाय और सुअर से बनी ग्रीस का इस्तेमाल, कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, और यही कारण बनता है कि 10 मई 1857 को सारे सैनिक मेरठ में इकट्ठा होकर 1857 की क्रांति का आगाज करते हैं। अब यहाँ आपने अभी तक देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को यहाँ पे फ़ायदा कमाने आई थी। ये ब्रिटिश की तरफ से एक कंपनी बनाई गई थी जो यहाँ पे फ़ायदा कमाने आई थी। फ़ायदा कमाने के चक्कर में और इंडिया को कैप्चर करते करते ये लोग इस हद तक पहुँच गए कि जिससे राजा भी परेशान हो गई, सैनिक परेशान हुए, किसान परेशान हुए, और इससे क्या होता है, 1857 की क्रांति इसका परिणाम बनती है। तो अब हम अगली अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हम यहाँ पे 3 वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो थी यूरोपियों का भारत आगमन, दूसरी वीडियो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तीसरी थी पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। अब हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीतियाँ लेके आई थी वो 3 टाइप्स की थी, पॉलिटिकल पॉलिसी थी, इकोनॉमिकल पॉलिसी थी और मिलिट्री पॉलिसी थी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इस पॉलिसी का रिजल्ट ये होता है कि सब जनता, राजा, प्रजा सब मतलब दुखी हो जाते हैं इससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो होती है वो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और एट लास्ट होता क्या है कि मंगल पांडे नाम का एक सैनिक होता है जो कि 34th रेजिमेंट का रहता है, बैरकपुर छावनी का रहता है, वो अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और उसीलिए उसको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसके फलस्वरूप अब जब उसको फांसी दे दी जाती है तो सारे जो सैनिक रहते हैं वो और उग्र हो जाते हैं, और 10 मई 1857 में मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मेरठ से जो सारे सिपाही होते हैं वो दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर बना दिया, क्योंकि मुगलों के ये अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। इनसे सारे अब इनको लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए होगा। अब ऐसे ही थोड़े कोई सैनिक अपना विद्रोह कर देंगे, ऐसे अगर विद्रोह कर देते तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इनको दबा देती, इसलिए इनको कोई लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए था। तो ये दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर बना देते हैं ताकि वो उनको लीड करें और ये क्रांति की शुरुआत हो सके। अब बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, वो अकेले तो लड़ेंगे नहीं, इसलिए अलग अलग राजाओं को पत्र लिखते हैं। पहला वो दिल्ली से बख्त खां को
पत्र लिखते हैं युद्ध इस क्रांति में शामिल होने के लिए। दूसरा, लखनऊ से बेगम हजरत महल। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ये उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था फिरजिस कादिर। कानपुर से वो पत्र लिखते हैं नाना साहब को। नाना साहब का असली नाम क्या था? ढोंडू पंत। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मराठों पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी विजय कर लेती है तो उसमें लास्ट जो उनके पेशवा बचे होते हैं वो बाजीराव सेकंड होते हैं, और बाजीराव सेकंड जो होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन दी जाने लगती है, उनका राज्य हड़प लिया जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब होता क्या है कि पेशवा बाजीराव सेकंड नाना साहब को अपना नाना साहब इनके गोद लिए हुए पुत्र होते हैं। और डलहौजी की जो नीति मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी उसके अनुसार, विलय की नीति के अनुसार, कोई भी गोद लिया हुआ पुत्र, अगर कोई राजा कोई पुत्र गोद लेता है तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। बाजीराव सेकंड के बाद नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है। तो इनका कारण था इस क्रांति में कूदने का। चौथी आती है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। इनका भी वही कारण था कि इनका भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, गोद लिया हुआ बेटा था, जिसको डलहौजी की विलय की नीति के अनुसार उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था। अच्छा, इनके जो कानपुर से जो नाना साहब थे वो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंहबोली बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति तात्या टोपे को इनकी मदद के लिए भेजा था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है वहां से जमींदार कुंवर सिंह, और मांडला मध्य प्रदेश से अवंतीबाई होलकर को इनवाइट करते हैं पत्र लिख के बहादुर शाह जफर। अब जो ये मैंने आपको केंद्र और लीडर बताए हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये मैच द कॉलम के फॉर्म में या ऑप्शन के फॉर्म में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के जो फलस्वरूप क्या होता है कि तात्या टोपे जो होते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। उनको फांसी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो पहले तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो ये छापेमार पद्धति से अंग्रेजों के ऊपर युद्ध करते हैं। छापेमार पद्धति ये होती थी कि उस पर धोखे से युद्ध करते थे, पहाड़ों के पीछे छुप करके। जब उनको अंग्रेजों के जब ये हाथ लग जाते हैं तो इनको अंग्रेज फांसी चढ़ा देते हैं। बहादुर शाह जफर जो जहां हमने आपको ऊपर देखा है, जिनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर डिक्लेयर किया था सैनिकों ने, जब ये 1857 की क्रांति में ये हार जाते हैं ये सारे राजा और असफल होता है जब ये युद्ध, तो बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी होती है जीनत महल, उनको रंगून भेज दिया जाता है। अब ये रंगून क्या है? रंगून मतलब बर्मा आजकल जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहीं उनको भेज दिया जाता है, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। सितंबर 1858 तक विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1858 को चार्टर एक्ट लाया। चार्टर एक्ट क्या होता है? अब आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। चार्टर एक्ट जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि इंग्लैंड के सरकार के द्वारा, राजा रानी के द्वारा पास किया गया एक चार्टर एक्ट होता है, जिसके द्वारा सैनिकों को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करना होता है। ये 1 नवंबर 1858 को एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे एक कंपनी थी, ब्रिटिश की तरफ से एक कंपनी थी जो यहाँ पे फायदा कमाने आई थी, और यहाँ पे वो रूल करती है लोगों के ऊपर, और धीरे धीरे फायदा तो कमाती है, पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को कैप्चर कर लेती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई कंपनी वहाँ हमें अपना गुलाम बनाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ डायरेक्ट वहाँ के राजा रानी का अधिकार हो, और ये मौका उनको मिल नहीं रहा था। और जब ये 1857 की क्रांति हो जाती है यहाँ पे, तो उनको ये मौका मिल जाता है, और अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश राजा रानी सीधे अपना शासन लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर क्या होता है, अब ये जो चार्टर एक्ट आता है, इसके अंतर्गत ये सारी बातें होती हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो होते हैं, उनकी पोस्ट हटाकर वाइसरॉय बना दिया जाता है उनको। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन होंगे? जो पहले गवर्नर जनरल, इसमें 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल होंगे, मतलब पहले वाइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं।
एक इंडिया काउंसिल बनाई जाती है जिसे भारत का शासन संभालना होता है। इसका प्रमुख भारत सचिव को बनाया जाता है। भारत सचिव जो होता है उसको ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होना जरूरी था। और आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ब्रिटिश इसमें एक दो भारतीयों पर एक ब्रिटिश हो जाती है। अब इस ब्रिटिशर्स का मानना ये था, अंग्रेजों का मानना ये था कि मुस्लिमों के कारण ये क्रांति हुई है, तो मुस्लिमों का हंसियाकरण करना शुरू कर दिया जाता है। ओके, अब आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है सबके दिमाग में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 3 हेडक्वार्टर्स, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ 3 प्रेसिडेंसी स्थापित करती है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। वहाँ तीनों में गवर्नर होते हैं। तो जो बंगाल के गवर्नर वहाँ उन तीनों को गवर्नर बोलते हैं। उन तीनों के गवर्नर्स को, मतलब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर होते हैं उनको गवर्नर बोलते हैं। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट लाया जाता है जिसमें ये कहा गया कि बंगाल जो गवर्नर होंगे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। उसके बाद तो इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल जो होगा वो वॉरेन हास्टिंग होगा। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हटा करके उन्हीं को, मतलब जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। ओके, इसको मैं रिपीट करने जा रही हूँ, आपको शायद थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है। 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। वहाँ के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर बोला जाता था। 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आता है उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। उसके बाद 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और वाइसराय, आपको यहाँ जैसे आपने ऊपर देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो चार्टर एक्ट आएगा उसके बाद क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पेपर में बनता है कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हास्टिंग था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और पहला वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, 1857 की क्रांति जो यहाँ लड़े थे सैनिक और राजा मिल करके, वो असफल रहा। अब असफल क्यों रहा, इसका कारण था, इसका कारण ये था कि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। यहाँ धर्म, जाति और सामाजिक कुप्रथाओं से लोग एकदम बिखरे पड़े थे। यहाँ पे एकता नहीं थी। तो इसके लिए समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह ये सब था, और धर्म के नाम पे तो आप ही जान ही रहे हैं, तो इसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो अब क्या होगा, कई सारे समाज सुधारक आएंगे जो कुछ तो 1857 की क्रांति से पहले से काम कर रहे होंगे और कुछ अब जाके 1857 की क्रांति के बाद काम करना शुरू करेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आपको जैसे कि पता है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जब हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम यहाँ एकदम बेसिक से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे और वो भी पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे कैसे आगमन हुआ, हम यहाँ से शुरू करेंगे। यूरोप का और इंडिया का जो व्यापार था उसमें 2 चीज़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, एक सूती वस्त्र का और मसालों का। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा था और मसालों के भी प्रोडक्शन में। मसाले यूरोपियों को हमारे मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्च की ज़रूरत होती थी। काली मिर्च की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि यूरोपीय प्रदेश जो हैं वो ठंडे हैं, तो वहाँ पे वाइन एंड डाइन कल्चर है, मतलब दारू शराब पीते हैं वो लोग और मांस खाते थे उस टाइम। तो उन मांस को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा दिनों तक उस पर काली मिर्च का पेस्ट लगा कर के मांस को संरक्षित करते थे, इसलिए काली मिर्च की डिमांड वहाँ मसालों में सबसे ज़्यादा थी। इसलिए इंडिया से सबसे ज़्यादा वो लोग क्या ले जाते थे, काली मिर्च ले जाते थे। काली मिर्च को इंडिया में यहाँ लोग यवन प्रिय बोलते थे। यवन मतलब विदेशियों का प्रिय, ब्लैक गोल्ड। ओके, यूरोप में रोमन साम्राज्य था।
उसके बाद जो एक जगह थी, कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह थी जो भारत को यूरोप से जोड़ती थी। उस समय जब 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया में इस्लाम का उदय हुआ तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्की राज्य स्थापित हो गया। अब क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्की राज्य स्थापित हुआ तो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला जो रास्ता था वो बंद हो गया। अब जो यूरोपियन हैं वो दूसरे रास्ते की खोज करने के लिए निकलेंगे। जब वो वहाँ से स्पेन से कोलंबस और पुर्तगाल से वास्को डी गामा खोजने के लिए भारत को निकलते हैं। और स्पेन से जो कोलंबस निकलते हैं वो बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे, इटली के थे। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। अब जब 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आते हैं तो वो सबसे पहले केरल के कालीकट में पहुँचते हैं। केरल के जो राजा होते हैं उनको उस टाइम जमोरिन बोला जाता था, उन्होंने उनका वहाँ स्वागत किया। अब वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आते हैं, जब वो पुर्तगाल से यहाँ इंडिया में आते हैं तो आप बताइए कि सबसे पहले यहाँ कौन सी कंपनी स्थापित होगी, तो यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित होगी। जब ये यहाँ आते हैं और यहाँ से सामान अपने यहाँ ले जा कर के वो 60 गुना ज़्यादा लाभ में बेचते हैं, तब सबको ये लगता है कि इंडिया से ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है यहाँ पे। इस क्रम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी आती है, फिर डच आती है, फिर इंग्लिश आती है और सबसे लास्ट में फ्रेंच आती है। दोस्तों आप इसको याद रखने के लिए PDEF के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। अब यूरोपीय व्यापारी जो थे इनको फैक्टर बोलते थे और ये जहाँ अपने काम करते थे उस जगह को ये फैक्ट्री बोलते थे। ये जो मैं आपको ये फैक्टर और फैक्ट्री बता रही हूँ यहाँ पे, ये पूरा NCERT में दिया हुआ है, आप खोल करके देख सकते हैं NCERT को। अब हम ये बताएंगे कि जो यहाँ पे ट्रेडर्स आए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, ये भी कंपटीशन में पूछता है। सबसे पहले पुर्तगाली जो कंपनी आई थी उसने सबसे पहले अपनी कोठी कोचीन में खोली थी। दूसरे डच ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तीसरा अंग्रेज जिन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सूरत गुजरात में स्थापित की और फ्रेंच लोगों ने भी सूरत में स्थापित की। अब हमारे यहाँ जो हम लोग किसके गुलाम बने थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम बने थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कैसे आती है और कैसे उसकी स्थापना होती है और फिर वो कैसे यहाँ पे हमें अपना गुलाम बनाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, इसकी स्थापना वहाँ पे 1600 AD में ब्रिटेन में होती है। उस टाइम वहाँ पे एलिजाबेथ का शासन था। एलिजाबेथ जो थी उन्होंने एक चार्टर उस टाइम पास किया और इस कंपनी को पूरब के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया। अब जब इनको व्यापार का एकाधिकार मिल गया तो ये बाकी की अंग्रेज़ों के अलावा जो डच, पुर्तगाली और फ्रेंच इनसे इनका कंपटीशन होगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, युद्ध होगा। तो बेदारा का युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेज़ों व डच के मध्य हुआ। और दूसरा एक युद्ध होता है बांडी वाश का युद्ध, जो 1760 में अंग्रेज़ व फ्रेंच के बीच में होता है। अंग्रेज व फ्रेंच के बीच में जो होते हैं 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक के, उसमें से जो सबसे लास्ट वाला जो युद्ध होता है बांडी वाश का युद्ध, ये निर्णायक युद्ध होता है, इसमें कि फ्रेंच हार जाते हैं। अब 1600 से लेकर के 1700 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई। पहला मद्रास, दूसरा बंगाल और तीसरा बॉम्बे। मद्रास में जो प्रेसिडेंसी बनाई उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था, बंगाल में जो बनाई उसका नाम फोर्ट विलियम सेंट था और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसका नाम मिलता नहीं है कहीं। और अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1600 में एलिजाबेथ से उन्होंने अपना चार्टर जो पत्र लिया और यहाँ के एकाधिकार का, उसको लेकर के जब ये लोग भारत आ रहे थे तो जब उस टाइम उन्होंने वो पत्र दिया था तो यहाँ पे अकबर का शासन था। लेकिन यहाँ तक आए जब वो 1608 में सबसे पहले विलियम हॉकिंस जब यहाँ भारत पहुँचे तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर का शासन चल रहा था। वो जहांगीर से मिले यहाँ आगरा में आकर और उनसे इजाज़त लेकर के अपनी अपनी फैक्ट्री खोलना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले पश्चिम में उन्होंने सूरत में 1608 में फैक्ट्री खोली, दक्षिण में उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली और 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में खोली और 1651 में बंगाल में हुगली में पूर्व में खोली। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में उन्होंने 3 फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब क्या होता है, जहांगीर से शासन आगे चलता रहता है और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। जैसा कि आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, औरंगजेब तक शासन बहुत अच्छा था इसके, तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य नहीं विभाजित थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कई सारे राज्य बनने लगे और 1717 में
एक फ़र्रुख सैयर नाम का एक शासक हुआ, उसने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सुनहरा फरमान क्या है। सुनहरा फरमान के तहत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। अब आप यहाँ सोचिए कि उनको अगर शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा तो वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और धीरे धीरे हमें अपना स्लेव बनाने की ओर ये बढ़ेंगे। अब जब ये औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कई आज़ाद ज़िले बनने लगते हैं, सभी राजा अपना छोटा छोटा स्टेट बनाने लगते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि इस फ्री स्टेट के कौन से फाउंडर थे। तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि बंगाल के जो फाउंडर थे वो थे मुर्शीद कुली खां। अवध के जो फाउंडर थे वो थे शहादत खां, उनको बरहान उल मुल्क बोला जाता था। तीसरे थे हैदराबाद से आसफ जाह, निज़ाम उल मुल्क, यहाँ पे निज़ाम का मतलब होता है पुलिस। चौथा है मैसूर के हैदर अली। सिख स्टेट गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की, मराठा स्टेट की शिवाजी ने और जाट स्टेट की चूड़ामन ने। अब पहले 100 सालों में 1600 से 1700 में, जहाँ तक अभी आपने देखा कि 1600 से 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश की, वो व्यापार को टैक्स फ्री कर दिया। और अगले साल जो 1700 से 1800 होंगे वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो कि फ्रेंच, डच और पुर्तगाली होंगे इनको वो बाहर करेंगे। और जो ये फ्री स्टेट्स बने हुए हैं, आपने जो देखा ऊपर, ये जो फ्री स्टेट्स बने हुए हैं इनके आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठा करके भारत को गुलाम बना लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये फ्री स्टेट्स बने थे इसमें जो 3 सबसे बड़ी पावर्स थी, जो था बंगाल, मैसूर और मराठा, इसको अंग्रेज कैसे कैप्चर करते हैं और यहाँ अपना शासन स्थापित करके कैसे कैसे आगे भारत को गुलाम बनाते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम आपको ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।